जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं जो है कारक, जो कि पिछले वीडियो में कुछ अधूरा रह गया था। इसमें कारक को हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे से आपको सारा इसी वीडियो में पूरा कवर किया गया है। कारक के 8 प्रकार को हमने बता दिया था। कारक के 8 प्रकार होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, ठीक है, संबंध, अपादान कारक, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बता दिया है। तो आज उसके प्रकार के बारे में हम बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रकार है दोस्तों, कर्ता कारक। पहला जो हमारा कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी जो क्रिया को करने वाला हो, यानी सीधा, जिसका सीधा सीधा संबंध किससे हो? क्रिया से हो। ऐसे कारक जिसका यानी कर्ता का सीधा संबंध किससे हो, यानी क्रिया का संबंध सीधे किससे हो? कर्ता से हो। यानी काम को करने वाला, यानी क्रिया को करने वाला, कार्य को करने वाला ही क्या होता है? आपका कर्ता होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि जो काम को करने वाला हो वही क्या होता है? आपका कर्ता होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? कारक पढ़ा रहे हैं। तो कारक पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है? हम पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए? कर्ता हो गए। ठीक है, कर्ता है, कर्ता कारक। इसमें काम जिसके लिए किया जाता है, कर्ता में ने पर सर्ग लगता है या ने विभक्ति लगती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि सभी कर्ता के साथ ने लगा ही हो, यानी जो भी काम करता हो उसके साथ ने लगा होना ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सी जगह पे ने लगा होता है, बहुत सी जगह पे ने नहीं लगा रहा था। जैसे कि आइए हम इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, अजय ने पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी? अजय ने। ठीक है, क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो अजय ने, अजय क्या है? आपका कर्ता है। कर्ता के साथ में ने आ गया है। तो जब कर्ता के साथ में ने का उपयोग होता है वहाँ पे कर्ता कारक होता है। ठीक है, काम कौन कर रहा है? कर्ता। यानी क्रिया का सीधा संबंध जब कर्ता से होता है, यानी क्रिया क्या है? पढ़ने की क्रिया। ठीक है, क्रिया का सीधा संबंध किससे? कर्ता से। पढ़ कौन रहा है? अजय पढ़ रहा है। ठीक है, वहीं विजय ने खाना खाया। खाना खाया। ठीक है, खाया क्या है? क्रिया है। खाना एक क्रिया है और कौन खा रहा है? विजय खा रहा है। यानी कर्ता का, यानी क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। यानी विजय ने, यानी विजय क्या है? आपका कर्ता है। इस वाक्य में विजय क्या है? कर्ता है। और ने उसके साथ में विभक्ति लगी है, जिस वजह से ये आपका कर्ता कारक हो जाता है। वहीं देखिए, सीमा ने कपड़े सिले। तो सीमा क्या है? आपका कर्ता है। सीमा इस वाक्य में कर्ता है। ने विभक्ति लगी हुई है। कर्ता के बाद कहीं भी अगर कर्ता के तुरंत बाद ने लगा हो, ने विभक्ति लगी हो, तो वहाँ पे आपका होता है कर्ता कारक। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, कपड़े सिले। सीना क्या है? सिलना एक क्रिया है। कौन सी रहा है? तो सीमा सी रही है। रवि फुटबॉल खेलता है। रवि क्या खेल रहा है? फुटबॉल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ने आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, या फिर मेनिका गाना गाती है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों में ने नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ भी तो हम बताए हैं कि जो काम को करने वाला हो वो क्या होता है? आपका कर्ता होता है। यहाँ पे देखिए, रवि फुटबॉल खेलता। खेलना क्या है? एक क्रिया है। खेलता है, ये लहो। ठीक है, खेलता है। तो खेलना एक क्या है? क्रिया है। रवि कौन है? कर्ता है। तो कर्ता क्या का सीधा संबंध, क्रिया का सीधा संबंध किससे है? रवि से। कि रवि क्या है? फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कर्ता कारक यहाँ भी हो जाएगा। मेनिका गाना गाती है। गाना, गाना क्या है? एक क्रिया है। कौन गाती है? तो मेनिका गाती है। ठीक है, मेनिका क्या करती है? तो गाना गाती है। ठीक है, गाना गाती है। यहाँ पे भी नहीं लगा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेनिका ने गाना गाया। ठीक है, मेनिका गाना गाती है या मेनिका ने गाना गाया। रवि ने फुटबॉल खेला। तो यहाँ पे ने जो है छिपा रहता है। तो कुछ वाक्यों में ऐसा होता है जहाँ पे कर्ता के साथ में ने छिपा रहता है। अब यहाँ पे देखिए,
कर्ता के संबंध में कुछ नोट दिए गए हैं। यदि कर्ता के साथ ने है तो क्रिया भूतकालिक होगी, क्रिया सकर्मक होगी और क्रिया कर्तृवाची होगी। तो अगर कर्ता के साथ में ने परसर्ग जुड़ा है या ने विभक्ति लगा है तो तीन बातें क्लियर हो जाती हैं कि जो वाक्य होगा वो भूतकाल का होगा, न तो भविष्य का होगा और न ही वर्तमान का होगा, वो सीधे सीधे किस काल का होगा, तो भूतकाल का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी कर्ता कारक के वाक्य होते हैं और कर्ता के साथ में ने आता है वो सभी के सभी वाक्य क्या होते हैं, आपके भूतकालिक क्रिया के होते हैं। और दूसरी बात, वही अगर क्रिया की बात आई है तो वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं, सकर्मक होते हैं। यानी कर्ता के साथ में ने आया है तो हमेशा क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। वहीं पे अगर जो है कर्ता के साथ में ने आया है तो दो बातें ये तो क्लियर हो गई कि वो हमेशा क्या होगा, भूतकाल का होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी और वाच्य में हमेशा कर्तृवाच होगा। ठीक है, कर्तृवाच यानी क्रिया करने वाला ही कर्तृवाच होता है। तो तीन बातें क्लियर हैं। यदि कर्ता के साथ ने आया है तो ने के साथ में वो क्या हो जाएगी, भूतकालिक। अब यहाँ देखिए कर्ता के साथ में ने है, यहाँ भी ने है, यहाँ भी, तो ये तीनों क्या हो गए, तीनों जो वाक्य हैं ये भूतकाल के वाक्य हैं। यानी जो क्रिया है ये भूतकालिक क्रिया है, सारी क्रियाएं क्या भूतकालिक है। सीमा ने कपड़े सिले यानी काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे देखिए विजय ने खाना खाया यानी खाना मतलब क्रिया खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अजय ने पुस्तक पढ़ी यानी उसने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाती है, भूतकालिक हो जाती है। और दूसरी चीज़, क्रिया कैसी होती है, सकर्मक होती है, क्योंकि इसमें कर्म भी जुड़ा है। तो देखिए अजय ने पुस्तक पढ़ी, अजय ने पुस्तक पढ़ी तो क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ा। अजय ने पढ़ा लेकिन क्या, पुस्तक। यहाँ देखिए कर्म भी इसमें है। तो जब कर्म होता है तो वहाँ पे कर्म भी होता तो वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। जहाँ कर्म जुड़ा होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। विजय ने खाना खाया तो खाना खाया ने जुड़ा है तो भूतकालिक क्रिया हो गई। लेकिन खाना खाया, खाया क्या, खाना। विजय ने खाना खाया तो विजय ने जब खाना खाया तो यहाँ पे क्या खाया, तो खाना। यहाँ पे कर्म क्या है, ये खाना खाना उसका। यहाँ सिलना कर्म क्या है, कपड़े सिलना कर्म है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया है। वही कर्तृवाच है। ये तीनों वाक्य किस के हैं, अगर वाच्य की दृष्टि से देखा जाए तो तीनों वाक्य कर्तृ के हैं। तो आपको ये तीन बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कर्ता के साथ में ने आता है तो क्रिया क्या होगी, भूतकालिक क्रिया होगी और सकर्मक क्रिया होगी और कर्तृवाच होगा। तो तीन चीज़ें आप याद रखे रहिए। दूसरा हमारा कारक होता है कर्म कारक। कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है। इसमें यानी क्रिया से क्या और किसको करके प्रश्न करते हैं। अगर उत्तर मिलता है, अगर क्या और किसको अगर क्रिया से हम क्या प्रश्न करें, क्या और किससे अगर उत्तर मिल जाए तो समझिए जो उत्तर आता है वही सकर्मक क्रिया है। जैसे क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही क्या होता है, कर्म होता है। अब देखिए संतोष पत्र लिखता है, संतोष पत्र लिखता है, ठीक है। तो कौन लिखता है, अब हमने कहा क्या, लिखना क्या है, क्रिया है। हमने कहा दो चीज़ें, आप क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करिए, ठीक है। क्रिया से क्या का प्रश्न करेंगे तो देखिए संतोष क्या करता है, लिखता है। लिखना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया से आप प्रश्न करिए क्या लिखता है, तो उत्तर मिलेगा क्या आपको, पत्र। तो पत्र यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पत्र आपका हो जाएगा कर्म। तो यहाँ पे पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया। वहीं राधा खाना पकाती है, क्या पकाती है, खाना। तो खाना क्या हो गया, कर्म हो गया। वहीं सोहन कपड़े धोता है, धोता है, धोना क्रिया है लेकिन क्या धोता है, तो कपड़े धोता है। तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। विजय ने चित्र बनाया, बनाना क्या है, क्रिया। क्या बनाया, चित्र। तो यहाँ पे क्या है, कर्म है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी, क्या या किसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जहाँ को जुड़ा हो कर्ता, ठीक है, यहाँ कर्म के साथ में क्या है, कारक के साथ में को विभक्ति होती है। अब जरूरी नहीं है हर जगह को ही लगा हो,
ठीक है। इसमें भी नोट देख लीजिए कि कर्म के आधार मतलब कर्म के साथ को लगा हुआ हो, अगर कर्म के साथ में क्या है, अगर को लगा है तो क्या है आपकी वो क्रिया क्या हो जाएगी, कर्म, वो मतलब वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन अगर वही दान दिया जा रहा है, को लगा है और दान दिया जा रहा है, तो वो हमेशा क्या होगी, संप्रदान कारक हो जाएगा। वहाँ पे हमेशा क्या होगा, संप्रदान कारक। कैसे, देखिए राजा ने ब्राह्मण को, ठीक है, गाय दी, तो यहाँ राजा जब ब्राह्मण को गाय दे देता है, यानी वस्तु जब दान में दे दी जाती है, देने की बात होती है, यानी वापस फिर नहीं ले जाए, हमेशा हमेशा के लिए जब वस्तु दे दी जाती है तो वहाँ संप्रदान हो जाता है। भले को विभक्ति लगी है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें दान की जा रही हैं और हमेशा के लिए दे दी जा रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान होगा। वहीं देखिए राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, मोहन ने भिखारी को कपड़े दिए, तो भिखारी से कपड़े देंगे तो फिर आप दोबारा नहीं मांगेंगे, यानी हमेशा के लिए वो वस्तु दे रहे हैं। वहीं अजय ने ढोलक को बजाया। अब यहाँ देखिए बजाना और बढ़ाना, जहाँ भी किसी भी शब्द में बजाना और बढ़ाना दिखे और उसके ठीक पहले को विभक्ति लगी हो, तो ऐसे भी वाक्य किस में आते हैं, आपके कर्म कारक में आते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जहाँ बजाना और बढ़ाना दोनों चीज़ें जहाँ पे आती हों, यहाँ पे देखिए अजय ने ढोलक बजाया, रमेश ने झगड़े को बढ़ाया, तो यहाँ बढ़ाना और बजाया के ठीक पहले को आ गया है, जिस वजह से ये क्या है, आपका कर्म कारक। तो दो कारक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब तीसरे कारक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो से यानी के द्वारा के लिए, से के द्वारा के लिए। अब यहाँ देखिए क्रिया करने का साधन या माध्यम, यानी जिससे काम, यानी कर्ता जिस माध्यम से कर्ता काम करता है वही क्या होता है, आपका करण कारक हो जाता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से। यहाँ पे देख रहे हैं से विभक्ति भी लग गई, लेकिन किससे मारा, यहाँ पे बाण से मारा हुआ है। ठीक है, यानी काम किससे हो रहा है ये बात इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्रिया किससे हो रही, माध्यम इसका क्या, साधन क्या, बाण, राम का साधन क्या है, बाण, तो यहाँ पे करण कारक हो गया। ठीक है, यहाँ मोहन ने चाकू से सेब काटा। अब यहाँ देखिए चाकू, वैसे भी यहाँ पे से विभक्ति जब लग गई तो ये क्या हो गया, आपका करण कारक। लेकिन चाकू से काम किससे हुआ, चाकू से। ये जो है मोहन बाबू वो काट किससे रहे हैं, चाकू से काट रहे हैं। तो चाकू से जब काट रहे हैं तो क्या हो गया, वहाँ पे माध्यम इनका क्या है, चाकू है। तो जब चाकू है इनका माध्यम तो क्या हो जाएगा, आपका ये करण कारक हो जाएगा। सीता ने सीता पेन से लिखती है। अब लिखना, यहाँ देखिए पेन क्या है, उसका आधार है, लिखती काम किससे हो रहा है, तो पेन से हो रहा है। लिखने का काम किससे हो रहा है, पेन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं एक आँख से काना हूँ। अब यहाँ काना होना, ठीक है, मैं एक आँख से काना हूँ। ठीक है, यानी माध्यम क्या है इसका, एक आँख, तो एक आँख क्या हो गया, आपका करण कारक हो गया। रात के 3 बज गए। अब देखिए जहाँ समय की बात आती है, कहीं समय की बात आए, वहाँ भी आपका क्या होता है, करण कारक। जैसे देखिए रात के 3 बज गए, भाई साहब कितना समय हुआ, तो इसमें जब समय की बात आ जाए, यहाँ भी समय की बात हो रही है, जब भी समय की बात होगी वहाँ हमेशा करण कारक होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि समय की बात जहाँ हो वहाँ करण कारक, नहीं तो से के द्वारा वहाँ पे भी जो है जहाँ से आ जाए वहाँ आपका क्या होता है, करण कारक। और दूसरी चीज़ कि माध्यम वहाँ पर होना चाहिए, अगर किसके माध्यम से काम किया जा रहा है। अगला जो चौथा हमारा कारक है, चौथा कारक है संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति होती है के लिए, जिसका अर्थ होता है देना। ठीक है, संप्रदान का मतलब दान कर दीजिए, कोई चीज़ दे दीजिए किसी को। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है देना। जिसके लिए कर्ता कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। यानी जिस
कर्ता, वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा हो वही आपका क्या होगा। इसमें क्या था, करण में जिससे काम किया जा रहा था, लेकिन वही अगले संप्रदान में क्या होता, जिसके लिए काम किया जाए। तो यहाँ देखिए, मंजीत ने बच्चे के लिए कपड़े लिए, तो किसके लिए काम यहाँ किया गया है, बच्चे के लिए। ठीक है, यहाँ पे के लिए भी जुट गया, किसके लिए काम किया गया, तो बच्चे के लिए। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो गए, संप्रदान हो गए। वहाँ गरीबों को खाना दो, किसको खाना दो भाई, किसको खाना दो, गरीबों को। ठीक है, तो यहाँ पे किसके लिए काम किया जा रहा है, गरीबों के लिए। तो गरीब क्या हो गया, इसमें संप्रदान कारक हो गए। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, माँ ने क्या दिया, बच्चे को खिलौना दिया। ठीक है, खिलौना किसके लिए काम किया जा रहा है, बच्चे के लिए। माँ किसके लिए काम कर रही है, बच्चे के लिए। जिसके लिए काम हो रहा है वाक्य में, वही आपका क्या होगा, संप्रदान कारक। यहाँ पे देखिए, रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, यहाँ पे क्या है, वस्तु सदा के लिए दे दी गई। जब भिखारी को जब सदा के लिए कोई वस्तु दे दी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक हो जाता है। और ठीक है, और जब थोड़े समय के लिए दी जाती है तो वहाँ पे अपादान होता है। वो चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा पांचवा जो कारक है, अपादान कारक से अलगाव के अर्थ में, यानी जहाँ भी संज्ञा या सर्वनाम या कोई वस्तु एक दूसरे से अलग हो रहे हों, वहाँ पे हमारा होता है अपादान कारक। जब एक संज्ञा या वस्तु एक दूसरे से क्या हो, अलग हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता क्या हो जाता है, पेड़ की डाली से, टहनी से पत्ता अलग हो जाता है, तब जाके वहाँ से गिरता है। तो यहाँ पे भी अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय की जो चोटी होती है, गंगा जैसे मान लीजिए हिमालय है, ऐसे पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से ये अलग हुई ना हिमालय से, तब ना ऐसे नीचे नीचे ऐसे लहरते नीचे चली जाती है। तो गंगा जो है हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय से गंगा निकली, तो यहाँ भी हिमालय से अलग हो रही है गंगा। ठीक है, ममता कक्षा में, ठीक है, सबसे सुंदर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो अलगाव की बात नहीं हुई, तब ये कैसे जो है आपका जो है अपादान कारक हो गया। तो देखिए बात को समझिए, जहाँ पर अलगाव ना हो लेकिन तुलना हो कि एक व्यक्ति या एक संज्ञा या एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, ऐसे में वहाँ पे अपादान कारक होता है। यानी कहने का मतलब, दो संज्ञा या दो सर्वनाम के बीच में जब तुलना होने लगती है तो वहाँ पे तुलना वाले शब्द भी अपादान में आ जाते हैं। जैसे ममता कक्षा में सबसे सुंदर है, तो सबसे सुंदर है यानी सब कक्षा की पूरी लड़कियों से इसका क्या हो गया, तुलना हो गया कि ममता सबसे सुंदर है। ठीक है, रमेश सुरेश से छोटा है, यहाँ रमेश को सुरेश से तुलना किया गया कि रमेश जो है सुरेश से छोटा है, यहाँ पे भी तुलना किया गया। तो जब तुलना की बात आएगी, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, संज्ञा को सर्वनाम से, ठीक है, सॉरी, संज्ञा को संज्ञा से, सर्वनाम को सर्वनाम से, ठीक है, तो इस तरह से जब ऐसी तुलना की बात किसी वाक्य में आ जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। आगे देखिए, अब हमारा छठवां जो कारक है वो संबंध कारक है। संबंध, काकी के नानी ने, जब संज्ञा या सर्वनाम के बीच में या किसी वस्तु के बीच में क्या हो, संबंध स्थापित हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। जब दो संज्ञा या सर्वनाम आपस में संबंध का बोध कराते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, महेश का बेटा सुरेश है, यानी महेश का जो बेटा है, काकी के नानी ने, रारी रेस में आता है, तो यहाँ देखिए का आ गया कि महेश का बेटा सुरेश है, यानी महेश और सुरेश के बीच में संबंध किसका है, उसके बेटे का, कि महेश का जो बेटा है वो कौन है, वो सुरेश है। इन दोनों के बीच का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पे, संबंध कारक। यहाँ देखिए, विजय, वह विजय की गाय है, यहाँ विजय और गाय के बीच में संबंध बताया जा रहा है कि किसकी गाय है, विजय की गाय है। यहाँ पे देखिए, वह तुम्हारी बहन है, किसकी बहन है, तुम्हारी बहन है। ठीक है, यानी उसको, जो लड़की है, लड़की को उससे तुलना किया जा रहा है।
सॉरी उससे संबंध बताया जा रहा है। यह मेरी बोतल है, यह जो है मेरी बोतल है, यहाँ बोतल का ठीक है मुझसे संबंध बताया जा रहा है। यहाँ बोतल का मेरी बोतल है मतलब मुझसे संबंध, ये बोतल किसकी है? मेरी है। अब आगे देखिए, मैंने धोबी को कपड़े दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ तो सर जो दान दिया जा रहा है, अब दान दिया जा रहा है तो संप्रदान होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया। देखिए, माँ ने बच्चे को खिलौने दिए, रमेश ने भिखारी को कपड़े दिए, तो यहाँ तो दान यहाँ पे दिया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दान नहीं दिया जा रहा है। धोबी को कपड़े दिए, सदा के लिए कपड़ा नहीं दिया। अरे भाई धोबी को कपड़े देते हो तो कहते हैं भैया ले जाओ। अरे धोबी को कपड़े किस लिए दिए जाते हैं? कपड़े धुलने के लिए दिए जाते हैं या कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए जाते हैं। तो धोबी को कपड़े दिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सदा के लिए वस्तु नहीं दी गई, यहाँ दान नहीं दिया गया, फिर वापस आप लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, यानी धोबी का कपड़े से संबंध हो जाएगा। रमेश ने मोची को जूते दिए। अरे भैया मोची को जूते किसके लिए आप देते? या तो आपका जूता फट गया सिलने के लिए दोगे, या तो आपकी जूते में पॉलिश नहीं है तो जूता उसको पॉलिश करने के लिए दोगे। ऐसा नहीं ना कि जूते लाए और मोची को दे दिए, दान नहीं ना दे रहे हो, जूते पर काम करने के लिए दे रहे हो। तो यहाँ पे मोची का जो संबंध होता है वो जूते से होता है कि मोची क्या करता है? जूते सिलता है या पॉलिश करता है। वैसे धोबी क्या करता है? धोबी कपड़े धुलता है या प्रेस करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 6 कारक पढ़ लिए आराम से, ठीक है। चलिए 7वां जो कारक है हमारा, 7 नंबर का कारक, ये देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण की जो विभक्ति होती है वो में पर होती है। आइए, जहाँ स्थान या आधार के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, यानी कहने का मतलब क्या है, जब कहीं संज्ञा या सर्वनाम हो, उसके किसी आधार की बात आ जाए या स्थान की बात आ जाए कि संज्ञा किस पर आश्रित है या सर्वनाम किस पर आश्रित है, उसका आधार क्या है, वहाँ पे हमारा क्या होता है? अधिकरण होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, मेहमान घर में बैठे हैं। तो मेहमान कहाँ बैठे हैं? एक स्थान है, एक आधार है उनका, कहाँ? घर में बैठने का। मेहमान कहाँ बैठेगा? घर में बैठेगा, ठीक है। कृष्ण पेड़ पर बैठा है। अब देखिए कृष्ण कहाँ बैठा है? पेड़ पर। उसका आधार क्या है? उसका स्थान क्या है? इसीलिए लिखे हैं स्थान और आधार। उसका आधार पेड़ है, उसका स्थान क्या है? बैठने का, पेड़ है। आपके कपड़े, ठीक है, अलमारी में रखे हैं, ठीक है, अलमारी में रखे हैं। अलमारी क्या है? आधार है, स्थान है कपड़े रखने का, ठीक है। तो कपड़ा कहाँ रखा गया? अलमारी में। अलमारी क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। मैं 1 घंटे से आपके पास, मतलब मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ जो है 1 घंटे में पहुंचने की बात हो रही, कहाँ? आपके पास, यानी स्थान की बात आ गई, ये आधार की बात आ गई कि मैं आपके पास 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। और एक तरीका इसको जानने का है कि आप क्रिया से किसमें या किस पर जो है, आप इससे प्रश्न करके भी अगर उसका जवाब मिलता है तो भी आप अधिकरण पता कर सकते हैं। अब देखिए, मेहमान घर में बैठे हैं। तो बैठे हैं तो किस में बैठे हैं? प्रश्न पूछिए। बैठना क्या है? क्रिया। तो क्रिया से प्रश्न पूछिए ना, किस में बैठे हैं? घर में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, कृष्ण पेड़ पर बैठा है, तो बैठना क्या है? क्रिया। किस पर बैठा है? तो पेड़ पर बैठा है, ठीक है। उत्तर मिल रहा ना। अभी देखिए, आप के कपड़े अलमारी में रखे हैं, किस में रखे हैं? रखना क्रिया है, किस में रखे हैं? तो अलमारी में, ठीक है। उत्तर मिल रहा है। मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है। किस पर पहुंच जाऊंगा? मतलब आपके पास पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे भी समय की बात हो रही है। अब लास्ट हमारा जो है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब क्या? इसका विभक्ति चिन्ह हे, हो, ओ, आ, वाह, ये तो पहचाना सबसे आसान होता है, क्योंकि ये जहाँ भी आएगा ये अपने साइन के साथ में आता है। ये विस्मयादिबोधक या संबोधन का चिन्ह है, ठीक है। तो ये जब भी आएगा इसके साथ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मे पर आप जान चुके थे। मे पर देखिए, पहले वाले में मे आया था, दूसरे वाले में पर आया था, तीसरे यहाँ पर भी मे आया था, इसमें भी मे आया था। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ देखिए,
इसका अर्थ क्या होता है, किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का बोध हो या भावों को प्रकट करने की बात है। यानी किसी को बुला रहे हो, अरे इधर आओ, अरे सुनो, ठीक है, या अरे वो गिर गया, अरे तुम संभाल के चलो। तो यहाँ पे क्या है, किसी को बुला रहे हो या फिर किसी को सचेत कर रहे हो, तो दोनों कंडीशन में होता क्या है, आपके जो है संबोधन कारक होते हैं। या फिर भावनाएं अपनी आप व्यक्त कर रहे हो, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे पढ़ने लिखने आ जाता ज़्यादा, मैं नौकरी पा जाता, तो ये चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। आइए देखिए, जैसे हे भगवान, हे भगवान अपनी बात की जा रहा है, यहाँ भावनाएं व्यक्त की जा रही है, हे प्रभु, हे परमात्मा। यहाँ पे ओ भाई मारो मुझे, ऐसा एक चलता है ना रील में, ओ भाई मारो मुझे मारो, ठीक है। तो यहाँ पे ओ भाई, अब यहाँ देखिए संबोधन चिन्ह आया है, हाय मेरी तो मति मारी गई। यहाँ भावना अपनी व्यक्त की जा रही है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है, या फिर किसी को सचेत किया जा रहा है, हाय मेरी मति मारी गई कि मैंने ऐसा काम कर दिया, मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। आइए, हाय मेरी तो मति मारी गई, वाह, देखिए यहाँ भी इसमें आदि, ये पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जब भी आएगा ना, ये इस वाले सिंबल के साथ में आएगा, ठीक है, जब भी आएगा इस वाले सिंबल के साथ में, तो आसान होता है ये पहचानना। वाह तुम्हारे तो मज़े हैं, मज़े मज़े, मौज ही मौज कर दी बेटा, मौज, ठीक है, तुम्हारे तो मज़े हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तुम्हारे तो मज़े हैं, ओह क्या कमाल लड़का है। ओ भाई जब नौकरी पा जाओगे ना पढ़ लिख करके, तो लोग कहेंगे ओ भाई क्या कमाल लड़का है, कितना अच्छा से पढ़ा और नौकरी पा गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।